हेलो मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं बीएचयू के सिलेबस के बारे में, तो बीएचयू के सिलेबस का पहला वीडियो मैंने आपको सिलेबस का दे दिया है। आई होप आपने उसे देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप के इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूरोप के इतिहास का सिलेबस अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उसको देख लीजिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ने वाले हैं तो उसके सिलेबस के बारे में हमें पहले पूरी तरह से अवगत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर हम फर्स्ट सेमेस्टर में अपने बीएचयू के सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी का आज हम पहला टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हुए हैं कि यूरोप के इतिहास का पेपर कोड है आपका BSH 112, ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो था वो था पुनर्जागरण। क्या था पहला टॉपिक? पुनर्जागरण। तो बात हम कोई भी टॉपिक पे करेंगे तो केवल और केवल यूरोप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इतिहास जो है पूरा यूरोप पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी लोगों की परेशानी है कि उनको उनका सटीक नहीं मिल रहा है या फिर आपकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे चैनल पे आ करके टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप की ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछिए। हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, और वो भी अब PDF नोट्स के साथ। और PDF नोट्स चाहिए अगर आपको तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और PDF के लिए आप हमसे बोलिए कि मैम हमको इस चीज़ का PDF चाहिए, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसको प्रोवाइड कराएंगे। आप ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का पुनर्जागरण। ठीक है, क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से क्या मतलब है? पुनर्जागरण से मतलब है पुनः जागरूक होना, या फिर सोया हुआ कोई व्यक्ति है उसका जागृत होना। एक समय था जब मानव अपनी चेतना का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया था, उसे कुछ भी सोचने समझने की उतनी अच्छी शक्ति प्राप्त नहीं थी। वो प्राचीन समय था। बाद में जब मध्य युग का अंत हुआ और आरंभ हुआ आपके आधुनिक युग का, तब मानव में एक चेतना विकसित हुई, एक चेतना जागृत हुई, जिसमें उसके सोचने समझने के एक कह सकते हैं आप तर्क को जीवित किया, कि वो पूछ सकता था कि आखिर कुछ होता है तो क्यों होता है। मीन्स उसके अंदर प्रश्न करने की इच्छा जागृत हुई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मीन्स क्वेश्चन मार्क आप कह सकते हैं, वाई, क्यों का प्रश्न उसके मन में जब जागृत हुआ, उसको ही आप कह सकते हैं कि मानव में पुनर्जागरण की आरंभ हो चुका था। जब उसमें वाई बोलने की एक अंदर से शक्ति आई, पावर आई, तब उसमें पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था। और ये आरंभ मध्य युग के अंत में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मानव में पुनर्जागरण हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पे ऐसे पूछता है कि पुनर्जागरण की परिभाषा को बताइए, पुनर्जागरण के कारण को बताइए, पुनर्जागरण का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण के जनक कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपका बीए में पूछेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो हम इस सारे क्वेश्चंस को आपके सॉल्व करवाएंगे और आपको नोट्स साथ ही साथ देते जाएंगे, कि ताकि आपके एग्जाम में आपको लिखने में या याद करने में किसी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मैंने कुछ पुनर्जागरण का परिभाषा लिख रखा है, अर्थ लिख रखा है। आइए, पुनर्जागरण की परिभाषा, पृष्ठभूमि या पुनर्जागरण का आपका अर्थ आए तो आप इसी चीज को लिखेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है, परिभाषा या पृष्ठभूमि। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। मीन्स दोबारा से जागना, फिर से जागना। 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन और युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा गया। यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी, चाहे आपके धार्मिक हो और युद्ध हुए हो, कोई आंदोलन हुआ हो, कोई भी प्रगति हुई हो, वो सारे आपके पुनर्जागरण के लिए ही उत्तरदायित्व थे। ठीक है,
तो आप इसको कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन में कई सुधार हुए। मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर हम पूछते हैं कि हम जैसे हमसे कोई उनको कई सारे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, कैथोलिक धर्म बहुत ज़्यादा विकसित था यूरोप में, चर्च का ही, पोप का ही आपके बहुत ज़्यादा रूपांतरण रूप था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। आम जनता पे वो कितने ज़्यादा कष्ट करते थे, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित करते थे। उन सब से वो प्रताड़ित होते होते इतना थक गए या इतना परेशान हो गए कि उन्होंने ये बोला कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये हमारे साथ। उनमें एक आपकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ये भी कहीं ना कहीं जो ज्ञान है, ये भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व रहा है उनकी चेतना को जगाने के लिए या उनके विश्वास को जगाने के लिए। और आपका कुसुंतुनिया का जब पतन हुआ था, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना था। जब इटली से आपके यूरोप से आपके कुसुंतुनिया पे जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों के आक्रमण के बाद वहाँ के लोग जो थे, तुर्कों का आधिपत्य हो गया कुसुंतुनिया पे, तो वहाँ के जो लोग थे वो भाग करके इटली चले आए। तो इटली में आने के बाद उन लोगों ने लोगों को जागरूक किया। सर्वप्रथम पुनर्जागरण जो हुआ था वो आपके इटली के फ्लोरेंस नगर से स्टार्ट हुआ था। वहाँ से ये स्टार्ट होकर यूरोप के अन्य देशों में, अन्य राज्यों में इसकी लहर बहुत ही तेजी से फैली है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। ठीक है, 19वीं सदी में इतिहासकारों ने रेनेसा, आपको पता होगा 19वीं सदी में, अब ये आधुनिक युग की बात हो रही है, 19वीं सदी मीन्स आधुनिक युग की बात हो रही है। तो आधुनिक युग में 19वीं सदी में जो इतिहासकार थे उसने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ पुनर्जागरण है। इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ ही आपका पुनर्जागरण है, जागे हुए, जगाना, फिर से जागना। ठीक है, रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। ठीक, यूरोप में पुनर्जागरण को मध्य युग की समाप्ति, आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि यूरोप में पुनर्जागरण को मध्य युग की समाप्ति, मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। मानव की चेतना जागृत हो चुकी थी उस समय पे। ठीक है, पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गया। ठीक है, लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट हुआ। लोगों का ध्यान जो था वो इतिहासकारों ने अपने लेखों के द्वारा, नई नई खोजों के द्वारा, ये रास्ते की खोज की, समुद्र मार्गों की खोज की, इसके द्वारा लोगों का ध्यान उन्होंने प्राचीन और साहित्यिक चीज़ों की ओर आकर्षित किया, आकृष्ट किया, कि ताकि लोगों में वो जो चेतना है, वो जो पुनर्जागरण है, वो जल्दी से जल्दी हो और वो अपने हक की लड़ाई को आरंभ करें। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका हो गया कि पुनर्जागरण का पृष्ठभूमि या परिभाषा, ये आपकी हो गई। अब इसके बाद कई सारे राइटर थे, कई सारे इतिहासकार थे जिन्होंने पुनर्जागरण को अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। ये नोट्स के थ्रू आपको अच्छे से पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। लॉर्ड एक्टन, ठीक है, लॉर्ड एक्टन लिखा है ना। विभिन्न इतिहासकारों की दृष्टि में पुनर्जागरण क्या है, उन्होंने अपने मत को यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो लॉर्ड एक्टन का क्या कहना है, नई दुनिया के प्रकाश में, कौन सी दुनिया, नई दुनिया के प्रकाश में आने के उपरांत प्राचीन सभ्यता की पुनः खोज मध्य युग के इतिहास को अंत करने वाली तथा आधुनिक युग के आरंभ को सूचित करने वाली दूसरी सीमा का प्रतीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि एक्टन का कहना है कि जो मध्य युग था उसका अंत और आधुनिक युग की शुरुआत, यही आपका क्या था, पुनर्जागरण था। ठीक है, पुनर्जागरण यूनानी साहित्य को पुनः अध्ययन एवं उसके उत्पन्न परिणामों को सूचित करता है। पुनर्जागरण अब जब नया युग आ रहा है तो उसको अध्ययन करना, उसके क्या परिणाम होंगे, इसको सूचित करता है एक्टन के द्वारा। ठीक है, अब सिमोंड ने क्या कहा है, सिमोंड एक राइटर है, उन्होंने क्या कहा है, रेनेसा, मैंने बताया ना कि रेनेसा शब्द यूज किया गया है पुनर्जागरण के लिए, तो रेनेसा एक ऐसा आंदोलन है, एक क्रांति है जिसके फलस्वरूप पश्चिम के राज्य मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन की पद्धति को ग्रहण करने लगे। मध्य युग से निकलकर
वर्तमान युग मतलब कि आधुनिक युग के विचारों को, उनकी पद्धति को ग्रहण करने लगे। जो प्राचीन था, जो उनका हर चीज़ों को सहने का वो जो क्षमता था या हर चीज़ों को मान लेना था, पोप के अधिकारों को, कैथोलिक धर्म को लोगों को बाध्य किया जाता था। ईसाई धर्म, कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए लोगों को बाध्य किया जाता था कि आप या तो कर भरिए, टैक्स भरिए, वरना आप कैथोलिक धर्म को अपनाइए। तो इन सब को उन्होंने त्यागा, आंदोलन किया और अब वर्तमान युग की जो पद्धति थी, वर्तमान युग के जो बदलाव थे, उसे स्वीकार किया यूरोप के लोगों ने। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक करके यूरोप में पुनर्जागरण एक एक देशों में स्टार्ट हुआ। पहले इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऐसे ऐसे करके होगा। बट स्टार्टिंग आपकी इटली से हो रही है, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो वहाँ के इतिहासकार हैं, वहाँ के लोग हैं, वो भाग करके आपका इटली में आके, यूरोप के इटली में आकर के फ्लोरेंस नगर में बस जाते हैं और वहीं से उन लोगों की जो सोच है इटली वासियों की, वो जागृत होती है। ठीक है, अब एक और है चैनलून। चैनलून क्या कहते हैं पुनर्जागरण के बारे में, ये भी हम थोड़ा सा देख लें। चैनलून कहते हैं रेनेसा राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन न होकर मानस की एक विशिष्ट स्थिति को उजागर करता है। मतलब ना ये एक, इनका कहना ना ये एक धार्मिक आंदोलन है और ना ये एक आपका राजनीतिक है, राजनीतिक आंदोलन भी नहीं है, ये एक मानव की विशिष्ट स्थिति है। मीन्स उसकी सोच को उजागर करता है कि उसकी सोच में परिवर्तन हुए, कह सकते हैं आप। इन तीनों ही राइटर ने जो भी कहा है पुनर्जागरण को लेकर के, पुनर्जागरण ये भी हो सकता है। आपके शब्दों में पुनर्जागरण क्या होना चाहिए, इस पे भी आप विचार कीजिएगा कि क्या है पुनर्जागरण। लोगों की तर्क को जीवित करना, उनकी चेतना का विकास होना, फिर से जागना, या इन सारे राइटरों के हिसाब से राजनीतिक धार्मिक आंदोलन ना होकर के क्या है पुनर्जागरण। जरूर आप इस पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि ये इतिहासकार है। अगर आप 3 इतिहासकार के बारे में भी उनकी परिभाषा भी लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद परिभाषा और पृष्ठभूमि आपकी हो गई और इतिहासकारों का। अब हम बात करेंगे कि पुनर्जागरण की क्या कारण थे, क्यों हुआ पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण हुआ क्यों यूरोप में, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।